अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 जून 2020 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का मॉर्निंग शो है, जबकि आप दोपहर को और शाम को भी टॉप 10 विद JNM शो देख सकेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने मज़ीद 46 कैदी काबुल इंतज़ामिया के रिहा कर दिए हैं और तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने लिखा है कि वो मज़ीद भी तालिबान के पास जो कैदी हैं काबुल इंतज़ामिया के, उन्हें रिहा करेंगे और एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तालिबान तैयार हैं। इसके जवाब में अशरफ गनी की जानिब से भी कहा गया है कि वो 2000 तालिबान कैदियों को फ़ौरी रिहा करेंगे। इन दोनों मामलात पर नाज़रीन किराम, ज़ल्मी खलीलज़ाद जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से मुशीर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि हम इस फैसले को सराहते हैं। अमेरिका तालिबान की जानिब से कैदियों की रिहाई के मामले को और साथ साथ एक हफ़्ते के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के अमल को बहुत ज़्यादा सराह रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो कैदियों को फ़ौरी रिहा करें ताकि जल्द से जल्द बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों और हतमी अंजाम तक के जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ज़रिए से पहुँचा जा सके। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, तालिबान की कार्रवाइयाँ और सरगर्मियाँ भी जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 30 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों ने, अहदेदारों ने तालिबान के सामने हथियार डाले हैं, सरेंडर हुए हैं। मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा रात गए भी तालिबान ने कई चौकियाँ फ़तह करने का दावा किया है और मुख्तलिफ इलाकों पर कंट्रोल भी तालिबान का बढ़ चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान इख्तलाफात एक मरतबा फिर खुलकर सामने आए हैं। 3 हफ्ते हो चुके हैं, एग्रीमेंट हुआ था अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान, और अब ये खबर सामने आ रही है कि अब्दुल्ला के साथ एग्रीमेंट के तहत जो काबीना के अंदर शमूलियत का कहा गया था कि 50-50 पावर शेयरिंग होगी, हुकूमत अशरफ गनी के पास होगी, 50% जो काबीना होगी वो अब्दुल्ला के लोगों की होगी, तो उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। तो यूँ नाज़रीन किराम, अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान जारी इख्तलाफात से सियासी अमल को भी नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि भारत के अंदर 84% से ज़ायद आबादी ऐसी है जिनके पास अपना रोज़गार या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुनासिब उनके पास सहूलियात नहीं हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। तो इस हवाले से इमरान खान ने भारत को ऑफ़र की थी कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर गरीब और मोहताज लोगों के लिए फ़ौरी कैश जो ट्रांसफ़र किया गया है, इस तरह का जो मंसूबा है, अगर भारत इसकी तफसीलात मांगना चाहे तो हम दे सकते हैं। इसके जवाब में भारत ने हटदर्मी का मुजाहरा किया, बजाय इसके कि इस खैर सगाली पैगाम को सराहा जाता। लेकिन भारत की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान को तंज़िया तौर पर कहा कि जितना पाकिस्तान की मजमूई पैदावार है उतना तो भारत ने जो गरीब और मोहताज लोग हैं उनके लिए रिलीफ पैकेज रखा हुआ है। भारत के तर्जुमान, वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अपने कर्ज़ों पर तवज्जो दे जो उनकी GDP का 90% है। नाज़रीन किराम, हक़ाइक़ कुछ इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान पर कर्ज़ा अगरचे है लेकिन वो 80 से 82% है, और दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर गरीब और मोहताज लोग कम हैं और उनकी मदद करने वाले भी बेइंतहा लोग मौजूद हैं, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ गरीब लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ बेरोज़गार लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर नाज़रीन किराम, मोदी की दहशतगर्द हुकूमत जब से आई है भारत की इकॉनमी मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिए है। 2014 के अंदर जो भारत पर कर्जा था वो लगभग 1100 अरब डॉलर का था, और अब नाज़रीन किराम, जब से मोदी की हुकूमत आई है गुज़श्ता 6 सालों के अंदर भारत पर जो कर्जा है वो आप कह सकते हैं कि 100% बढ़ चुका है। 2200 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्जा भारत पर चढ़ चुका है, और इसी तरह से 2024 तक जब तक मोदी की हुकूमत रहेगी तब तक भारत पर कर्जा 3300 अरब डॉलर तक हो जाएगा, जो भारत की GDP का 80% के करीब बनता है। मोदी दहशतगर्द ने जब से हुकूमत संभाली है तब से कर्ज़े लेकर करप्शन की नज़र की है और कर्ज़े लेकर राफेल तैयारे, गोला बारूद ख़रीद कर कश्मीरियों पर बरसाने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वार में ख़र्च किया है।
और अब भी मोदी की दहशतगर्द हुकूमत के लोग और कारिंदे कहते हैं कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, हम भारत को आगे लेकर जा रहे हैं और भारत के अंदर लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हालांकि आप जानते हैं मज़दूरों का बहरान पाकिस्तान के अंदर नहीं है, भारत के अंदर है। लॉकडाउन किया गया, उसकी वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हुए और इस वक्त भी सड़कों पर हैं, उनकी वजह से कोरोना भी फैल रहा है। लेकिन मोदी दहशतगर्द हुकूमत फिर भी हठधर्मी पर कायम है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन किराम, अमेरिका दुनिया के अंदर बदमाशी करता है, लेकिन जब उसकी बदमाशी का हिसाब लिया जाए तो फिर आगे से आंखें दिखाना शुरू कर देता है। अमेरिका ने शाम के अंदर, इराक के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर लाखों लोगों को कत्ल किया, लेकिन आलमी अदालत के अंदर जब इन जराइम की तहकीकात की गई तो अमेरिका ने आलमी अदालत के जो अहदेदार थे उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अच्छा नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रोज़ अमेरिका की जानिब से आलमी अदालत के जो अहदेदार हैं, जो इंतहाई आला सतह के हैं, जो अमरीकी जराइम की तहकीकात कर रहे थे, उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। अमेरिका ने कहा कि चूँकि उनसे मुआफ़क़त नहीं ली गई, उनसे पूछा नहीं गया, लिहाजा आलमी अदालत भी जानिबदार है, उस पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। उनके सफ़र नहीं कर सकते, उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाते हैं। आप जानते हैं अमेरिका ने यह भी कहा है कि चूँकि इसराइल और अमेरिका के दीगर इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ आलमी अदालत जंगी जराइम की तहकीकात कर रहा है और नाम निहाद इल्ज़ामात लगाकर इनको परेशान कर रहा है, लिहाजा आलमी अदालत की कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ सकते हैं नाज़रीन किराम, आलमी अदालत सेहत को भी अमेरिका ने पहले उसकी रुकनीत से निकला और आलमी जो इदारा सेहत है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया, फ़ंड रोके, और अब आलमी अदालत के साथ भी अमेरिका बदमाशी कर रहा है। गोया पूरी दुनिया एक तरफ है और अमेरिका बहादुर बदमाश एक तरफ है। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका नहीं तो फिर कौन है। यही वजह है नाज़रीन किराम, जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका का आलमी अदालत के जो अहदेदार हैं उन पर पाबंदियाँ लगाना एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। लेकिन इस जुर्म का मुहासबा कौन करेगा, इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को, दुनिया को सोचना चाहिए, जो अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अमेरिका के सामने एक तरह से ग़ुलाम बने हुए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है ये तुर्की से है। नाज़रीन किराम, तुर्की के ख़िलाफ़ मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फ़त्ताह सीसी, जो मिस्र का दारुल इफ्ता है, किसी ज़माने में मशहूर हुआ करता था, जामिया अज़हर के फ़तवे को माना जाता था, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब्दुल फ़त्ताह सीसी जब से इक़्तिदार में आए हैं तब से तुर्की की जानिब से उनकी मुखालफत की गई है, क्योंकि मिस्र के जो डिक्टेटर हैं इन्होंने बगावत की थी, मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उल्टा था। यही वजह है अभी तक के जब से ये इक़्तिदार में आए हैं तब से मिस्र और तुर्की के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब्दुल फ़त्ताह सीसी लीबिया के अंदर बागी हफ्तर को भी सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने मिस्र के दारुल इफ्ता को इस्तेमाल करते हुए पहले तो ये कहा कि जो कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल की फ़तह थी ये दरअसल एक उस्मानियों का कब्ज़ा था, ये कोई बड़ी फ़तह नहीं थी। फिर बाद में जब लोगों का एहतजाज बढ़ा, मिस्र के दारुल इफ्ता को लान तान की गई, उसके बाद उन्होंने अपने फतवे से रुजू किया और कहा कि मोहम्मद फ़ातेह ने इस्तांबुल को, कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था, लेकिन इसमें उर्दगान का कोई किरदार नहीं है। और अब भी उर्दगान पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि वो एजेंट है और एक तरह से उनकी पॉलिसियाँ तुर्क अवाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ताहम नाज़रीन किराम, हक़ाइक़ कुछ इसके बरक्स हैं। तुर्की के अंदर उर्दगान की जो मकबूलियत है उसको लोग आज भी तस्लीम करते हैं। 17-18 साल हो गए हैं उनकी हुकूमत को। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, डिक्टेटर अब्दुल फ़त्ताह सीसी के जो फ़ैसले हैं, उनकी जो पॉलिसी हैं, उनको दुनिया भर के अंदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हफ्तर बागी को इसराइल ने सपोर्ट किया है। ये हफ्तर बागी के अपने ही एक करीबी साथी का एतराफ़ है, जिसमें यह कहा गया है कि हफ्तर बागी के साथ ना सिर्फ मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फ़त्ताह सीसी के बल्कि इसराइल के भी ताल्लुकात थे और फ़्रांस, क़ब्रस, यूनान वगैरह के साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर, मिस्र के साथ मिलकर ये सारे ब्लॉक बनाना चाहते थे ताकि समंदर के अंदर जो तुर्की की ड्रिलिंग है, जहाँ से वो पेट्रोल और गैस निकाल रहा है, उसको रोका जाए। लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजों का रास्ता रोका जाए। आप समझ सकते हैं कि असल ख़ाइन और बददियानत फिर कौन है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी ख़बर है ये मलेशिया से है। मलेशिया ने अपने हुज्जाज किराम को रवां साल हज करने से रोक दिया है। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी अपने यहाँ से हज सीज़न 2020 को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, क्योंकि कोरोना वबा है। सऊदी अरब की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई है, इसलिए इंडोनेशिया ने पहले हज पर जाने वाले लोगों को रोक दिया और अब मलेशिया ने भी रोक दिया है। सऊदी अरब पहले ही हज को महदूद करने पर गौर कर रहा है, बहुत जल्द इसका ऐलान होगा। यही वजह है मुख्तलिफ इस्लामी मालिक से इस साल हज करने वाले लोग हज नहीं कर सकेंगे। ताहम सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस अब भी मौजूद है, वहाँ पर
हरमैन शरीफैन के अंदर महदूद सतह पर लोगों को आने जाने की इजाज़त है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम शाम से है। शाम के अंदर मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाला बशार अल असद इस वक्त शदीद परेशानी में है, क्योंकि उनके अपने ही हिमायती भी उनके मुखालिफ हो चुके हैं। वहाँ पर जो शाम की करेंसी है वो डी वैल्यू होकर इतनी गिर चुकी है कि $1 के मुकाबले में 3000 जो शामी लीरा है वो हो चुका है। जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त 49 या 50 शामी लीरा के बदले $1 मिला करता था, लेकिन अब वहाँ खाना जंगी की वजह से, रूस ईरान के जंगजुओं की वजह से बशार ने वहाँ की इकॉनमी को तबाह करके रख दिया है। मुसलसल मुजाहरे चल रहे हैं। बशार अल असद इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने अपने वज़ीर आज़म जो उनके साथ 2016 से काम कर रहे थे उनको भी ओहदे से हटा दिया है, लेकिन मुजाहिरीन बशार को भी हटाना चाहते हैं। इसके अलावा लुबनान के अंदर भी पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। वहाँ भी इकॉनमी और मईशत का मसला है। यही वजह है वहाँ पुलिस और लुबनान की हुकूमत या जो पुलिस और वहाँ के मुजाहिरीन हैं उनके दरमियान झड़पें भी सामने आ रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इराक़ से है। इराक़ के मौजूदा नए वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी ने इंकशाफ किया है कि मूसल के अंदर उनको कत्ल करने का प्लान किया गया था, लेकिन दुश्मन इसमें कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इराक़ के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं और अब जो हालिया मुज़ाकरात शुरू हुए हैं कि इराक़ से अमेरिका निकल जाए ये भी मुस्बत तरफ बढ़ रहे हैं। साथ साथ अमेरिका ने भी कहा है कि इराक़ के अंदर जब तक ईरान नवाज़ मलेशिया या जंगजू हैं तब तक अमेरिका इराक़ नहीं छोड़ेगा और इराक़ को ख़ुद ख़तरा भी रहेगा। इराक़ के अंदर भी नाज़रीन किराम मुज़ाहरे जारी हैं, क्योंकि वहाँ भी लोगों को माशी परेशानियों का, बेरोज़गारी का सामना है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, इसराइल अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों से अमेरिका के अंदर एक ऑनलाइन इजलास हुआ है। यहूदियों ने इजलास बुलाया था जिसमें दरअसल दुनिया भर के अंदर यहूदियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ी या तासुब का वाक़यात आते हैं उसकी रोकथाम पर गौर व फ़िक्र करना था। आप हैरान होंगे नाज़रीन किराम, इस इजलास के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा अनवर क़िरक़ाश ग़ालिबन उनका नाम है, उन्होंने भी शिरकत की और साथ साथ जो राबता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हैं सऊदी अरब से उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। इससे आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात यहूदियों के साथ किस हद तक आगे जा चुके हैं। यहूदी मुसलमानों पर हमले करते हैं, इस्लामोफोबिया के वाक़यात होते हैं। आज तक अमेरिका ने या फिर यहूदियों ने इस्लामोफोबिया के वाक़यात के हवाले से इस तरह की मीटिंग्स नहीं की हैं, और अगर की भी हैं तो पसे पर्दा उनके नज़रियात कुछ और होते हैं। वो जो दिखाते हैं उनका चेहरा मुनाफ़क़त वाला होता है। यही वजह है नाज़रीन किराम, मुसलमानों को चाहिए था, यानी बिलख़ुसूस मुत्तहिदा अरब इमारात को, सऊदी अरब को, कि ये मुसलमानों के एक इंतहाई अहम ममालिक हैं, ये क्यों यहूदियों के साथ करीब हो रहे हैं, मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन को क्यों नुकसान पहुँचा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये नाज़रीन किराम अमरीका से है। अमरीका के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे ताहाल जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ या मद्दे मुकाबल जो इलेक्शन में सामने आ रहे हैं, जो बाइडन, उन्होंने ये कहा है कि अगर ट्रंप ने इलेक्शन हारा और वाइट हाउस को ना छोड़ा तो फिर अमरीकी फ़ौज ज़बरदस्ती ट्रंप को वाइट हाउस से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पुरतशद्दुद मुज़ाहरों से जो डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन हैं इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है ये इलेक्शन जीत जाएँ। दूसरी जानिब अमरीकी आर्मी चीफ़ ने माफ़ी मांगी है अवाम से, क्योंकि सियाह फाम जब पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हुए अमरीकी सदर ने वहाँ चर्च में जाकर तस्वीर खिंचवाई थी जिससे सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की गई थी। अमरीकी आर्मी चीफ़ ने माजरत की है कि वो सियासी मामलात में एक तरह से उनका तासुर गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अफ्रीकी मुल्क युगांडा से है। नाज़रीन किराम युगांडा के अंदर लोगों ने एक नई मुहिम शुरू कर रखी है कि बरतानवी इस्तेमार में जिन इलाकों के, जिन शहराओं के नाम अंग्रेज़ों के नाम पर रखे गए उनको तब्दील किया जाए। ग़ुलामी की जो एक दौर था तकरीबन 70 साल तक युगांडा पर बरतानवी इस्तेमार रहा, उसके निशानात को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इस पर लोग ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इससे पहले ट्यूनिस की पार्लियामेंट के अंदर भी फ्रांसीसी इस्तेमार के ख़िलाफ़ इसी तरह की करारदाद पेश हुई थी, जिसमें कहा गया था कि फ़्रांस माफ़ी मांगे कि क्यों उसने ट्यूनिस पर कब्ज़ा किया था। आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत पर भी बरतानवी इस्तेमार कब्ज़ा था। पाकिस्तान के अंदर आज भी कुछ शहराएँ हैं जिनके नाम बरतानवी इस्तेमार पर हैं और कुछ इलाकों के नाम भी हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि बरतानवी इस्तेमार को मजबूर करे कि माफ़ी मांगे और उनके नाम भी हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिए जाएँ। इस्तेमार चाहे फ्रांसीसी हो या रशियन हो या अमेरिकन हो या फिर बरतानवी हो, इन सब ने लोगों पर, इंसानियत पर जुल्म किया है। इनका मुहासबा अब होना चाहिए। बहरहाल दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है?
अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाइए। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरा आगे और ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।